जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है 4K टीवी स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे BSOE 143 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जैसे कि आज के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राधा कमल मुखर्जी की सामाजिक परिस्थिति की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से देखिए अब क्या कहा जाता है कि पर्यावरण, देखिए पर्यावरण, पारिस्थितिकी अस्तित्व की समस्या, टिकाऊ विकास, ये कुछ ऐसे जो हैं जो भारत भी समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान अनुसंधानों की दुनिया में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मतलब इसका कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए सबसे पहली बात तो ये सब्जेक्ट है आपका पर्यावरण से, पर्यावरण समाजशास्त्र, ठीक है। तो हम लोग इसमें जो ना, जो भारत के कुछ समाजशास्त्र हैं, जो सामाजिक मानव विज्ञान के बारे में जो अनुसंधान है उसके बारे में जो व्याख्या की जाती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो पर्यावरण के बारे में कहा जाता है, पर्यावरण की जो भी अस्तित्व समस्याएं हैं, जो पर्यावरण के अंतर्गत जो उसकी पारिस्थितिकी अंतर्गत के समस्याएं हैं, जो टिकाऊ विकास हो रही है, इन तमाम क्षेत्रों को जो भारत में, जो भारत के जो भी समाजशास्त्री हैं, जो भारत के सोशोलॉजिस्ट हैं, जो सामाजिक मानव विज्ञान के जो अनुसंधान है, मतलब कि जैसे कि अनुसंधान बदले पर्यावरण के बारे में जो हम लोग को जानकारियाँ दिखा देती है संस्थाएं जो होती है, तो अनुसंधान जो होती है जिसके बारे में हम लोग को, इसके बारे में नई नई चीज़ों के बारे में जानकारियाँ होती है, मतलब कि अध्ययन केंद्र होती है अनुसंधान, ठीक है। तो उसमें से जो दुनिया भर में जो भारत भी एक महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, अपना महत्वपूर्ण स्थान है पर्यावरण के क्षेत्र में। जो भी अनुसंधान केंद्र है भारत में और जो भी साइकोलॉजिस्ट है वो विश्व के स्तर पर जो है ना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। और आगे करते हैं, इतिहासकारों और अर्थशास्त्रियों ने भी इस क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है। जैसे कि इतिहासकार जो है, हिस्टोरियन, और जो अर्थशास्त्री हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने भी जो है ना अपना समाजशास्त्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाई है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, जो इतिहासकार हैं सिर्फ इतिहास के बारे में ही जानकारियाँ नहीं दिए, इसके अलावा उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाई है। और जो एक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाई है, ठीक है। और उसी प्रकार कहा जाता है, भारत में भी बाकी जगहों की तरह पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में अनुसंधात्मक अध्ययनों की भी तभी वृद्धि हुई जैसे जैसे पर्यावरण आंदोलन को अधिक से अधिक समर्थन मिलता गया। जैसे देखिए पर्यावरण आंदोलन में जितना, जैसे मान के चलो पर्यावरण आंदोलन चिपको आंदोलन हुआ था, उसमें हम लोग को नई नई जानकारियाँ मिली कि हम लोग किस तरह से पेड़ पौधों को बचाया जा सकते हैं। इसके बारे में हम लोग को नई नई तकनीकों के बारे में अध्ययन मिला। मतलब कभी होता है ना, जैसे कोई समस्या आती है, नई नई समस्या अगर देखने को मिलेगा तो उसका नया शोध हम लोग को खोजना पड़ता है। जैसे मान के चलो हम लोग को कोरोना वायरस आया, उसके बाद ही ना हम लोग वैक्सीन तैयार किए। मतलब जो समस्या आई, समस्या के बारे में जानकारियाँ मिली, उसके बारे में हम लोग उसका अध्ययन किए, अध्ययन करने के बाद उसकी समस्या का हल किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग आगे देखें। तो उसी प्रकार इसमें भी कहा जाता है, भारत में इसकी जगह तभी हम लोग परिस्थिति के बारे में तभी डेवलप किया जब इसकी समस्या देखने को मिली, है ना। तो उसके बाद हम लोग इसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा हुई। पर्यावरण के क्षेत्र में भी यही हुआ, पर्यावरण का जब आंदोलन चला तो उसके बारे में हम लोग को जानकारियाँ प्राप्त हुई। उसके बाद हम लोग उसका सोल्यूशन किए और उसका अनुसंधान केंद्र खोले, अनुसंधान केंद्रों पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किए, है ना। इसके बारे में कही जाती है। और कहा जाता है कि भारत में पर्यावरणवाद में अब तक 2 चरण आ चुके हैं। यानी भारत के जो भी पर्यावरणवाद हैं उसमें अब तक 2 चरण देखने को मिले हैं। पहला कहा जाता है अंतर्युद्ध वर्षों आया, और जबकि इस क्षेत्र में अग्रणी लेखकों ने भुला दिए कि कुछ अहम मुद्दों पर अध्ययन की एक संपूर्ण श्रृंखला प्रकाशित की। पहला में कहा जाता है जो युद्ध वर्ष होते हैं उसमें युद्ध, जो जैसे आंदोलन छेड़ा में युद्धों का वर्ष जो है, जिस वर्ष युद्ध आया था उस समय इसका क्षेत्र जो ना काफ़ी अग्रणी लेखक, जो भी समाजशास्त्री थे, जो भी हिस्टोरियन थे, जो भी अर्थशास्त्री थे, इन सभी को भुला दिए गए, ठीक है। और अहम मुद्दों पर अध्ययन का एक मतलब इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करने पर फोकस दिया। मतलब यही कहा जा रही है, यहाँ तक हम लोग बातों को अगर समझें सिंपल तरीके से, कि कहा जाता है जो पारिस्थितिकी तंत्र में, यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र में जो भी समस्याएं आई, समस्या में जो आती है, और उसमें जो भारत के जो भी समाजशास्त्री हैं, जो भी सामाजिक मानव अनुसंधान केंद्र हैं, इन तमाम क्षेत्रों को जो है ना विश्व स्तर पर भी काफ़ी ज़्यादा योगदान निभाई है। और उसमें से जो है ना सिर्फ भारत के जो है ना, भारत में जो भी अनुसंधान केंद्र, सिर्फ समाजशास्त्री ही नहीं, इसमें इतिहासकारों और अर्थशास्त्रियों ने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान निभाई है। और हम लोग को इसके बारे में कब पता चलता है, जब इसकी समस्याएं आई, जब इसकी आंदोलन हुई, और तब इसके बारे में हम लोग को पता चला और इसकी समस्याओं का हल तब ढूंढे। और उसमें से अब तक भारत में जो इसके क्षेत्रों में 2 चरण हो चुके हैं। और पहला है कि अंतर्युद्ध वर्षों में आया था ये, ठीक है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अग्रणी स्थान रहा है इसमें, ओके। और इसके बाद हम लोग को धीरे धीरे इसकी जानकारियाँ इकट्ठा हुई। और आगे कहा जाता है
जो पहले भारतीय समाज में पारिस्थितिकी बुनियादी ढांचे का आधार हुआ करते थे, जो पहले जो होती है जो भारत के जो सोसाइटी हैं, समाज हैं, उसमें पारिस्थितिकी के बुनियादी का हम लोग इसके आधार, हम लोग इसके बारे में बेसिक बातें हम लोग को बेस स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और राधा कमल मुखर्जी ने ऐसे ही एक अग्रणी लेखक थे जो इसके बारे में, जैसे पहला चरण के अध्ययन से हम लोग क्या पता चलता है, इसके अध्ययन के बारे में जानेंगे। उन्हीं में से एक जो है ना, एक विद्वान थे, लेखक थे, राधा कमल मुखर्जी। इन्होंने इसके बारे में बताया और उसमें ये भी शामिल थे। और दूसरा चरण में कहा जाता है 1970 के दशक के आरंभ में उभरा। ये जो है 1970 के दशक में उभरा। पहला कब हुआ था? जब युद्ध हुआ था, युद्धों के वर्षों में। और दूसरा 1970 के दशक में आरंभ हुआ, और जो कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। अभी 1970 रिसेंटली हुआ है, लगभग 70 मतलब कि वही 55-60 के साल के आसपास है ना। तो उसके अंतर्गत हुआ, ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। नई नई स्वतंत्रता पाने वाले विकासशील या तृतीय विश्व के देशों के विकसित देशों की दुनिया संघ विकास की होड़ के कारण औद्योगिकरण में तेजी आई। यानी कि ये विकासशील देश जो हैं और तृतीय विश्व के रूप में जो भी देश विकसित देश हैं, जैसे बहुत सारे विकसित देश हैं जो विकसित हो चुके हैं, जो विकासशील, जैसे कि रेगुलर विकास कर रहे हैं। अपना देश, अपना प्यारा भारत जो है वो विकासशील देश के अंतर्गत आते हैं। तो इसके कारण जो है विकास की होड़ के रूप में जो है इसका औद्योगिकरण में काफ़ी ज़्यादा तेजी हुई। पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी हुई। इसके बारे में हम लोग अनुसंधान केंद्र खोले। इस तमाम क्षेत्रों में हम लोग औद्योगिकरण करें, ठीक है। और आगे कहा जाता है परिणाम स्वरूप पर्यावरण और पारिस्थितिकी चिंताओं और समस्याओं का नज़रअंदाज कर दिया गया, है ना। उसी प्रकार हालांकि बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी विनाश के चलते उभरे लोकप्रिय सामाजिक आंदोलनों ने पर्यावरण के बारे में बौद्धिक चिंताओं के साथ साथ सामुदायिक असहयोग को उजागर किया। यानी भी क्या कहता है, बड़े बड़े पैमाने पर जो भी बौद्धिक चिंता होती थी, उसके साथ साथ हम लोग बौद्धिक चिंता, जो पर्यावरण के चिंता होने के साथ साथ जो समाज में जो सहयोग, सामुदायिक सहयोग जो होता है, उसका भी हम लोग इसका जिक्र किया। इसके में हम लोग को जिक्र करने के माध्यम से पता चला। उसके बाद कहा था जिससे पर्यावरण सहज और पारिस्थितिक मुद्दों से संबंधित एक नया सामाजिक विज्ञान अस्तित्व में आया, ठीक है। एक नया चीज़ें इसमें देखने को मिला। जैसे भी क्या बताया था, जब समस्या आई, समस्या में हम लोग उसके बारे में जानकारी इकट्ठा हुई, जानकारी के बाद हम लोग को ना समस्या का हल मिला। उसी प्रकार इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि समाज, पर्यावरण के बारे में, सगज और पारिस्थितिक तत्वों के बारे में हम लोग को नई नई चीज़ों को बारे में पता चला, ठीक है। उसी प्रकार आगे कहा जाता है जिस समय R.K. मुखर्जी, जो मुखर्जी थे, राधा मुखर्जी जो थे, उन्होंने पारिस्थितिकी और पर्यावरण मुद्दों पर लिखना शुरू किया और अपनी चिंता जाहिर की। उस समय भारत में कोई भी और सगज नहीं था। यानी कि सब पहला ये जो है मुखर्जी जो थे, उस समय जब ये इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में लिखना स्टार्ट किया, इसके बारे में जानकारियाँ देना स्टार्ट हुआ, उस समय जो इसके बारे में भारत में कोई भी सगज नहीं था। इसके अलावा भारत में कोई भी इसके बारे में लेखक ऐसा नहीं था, ठीक है। उसके बाद ना ही कोई जग जाहिर मुद्दा, ना ही किसी इस और ज़्यादा अध्ययन हो रहे थे। आपको मैंने क्या बताया है, बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी समस्या आती है, समस्या आने के बाद हम लोग को उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है, जानकारियों के बाद उसका हल होता है, ठीक। उसी प्रकार उनमें से जो है ना R.K. मुखर्जी को इसकी समस्या के बारे में पता चला। समस्या के बाद जो है इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। लिखने के बारे में बाद में उस समय जब लिख रहे थे, उस समय कोई भी ऐसा भारत में विद्वान और लेखक नहीं हुआ करते थे जिस समय ये लिखा करते थे, और कोई भी जगह का इसके मुद्दे पर कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन नहीं हो रहे थे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग को प्राप्त नहीं पता, जानकारी इकट्ठा नहीं हो रही थी। और हालांकि सामाजिक सिद्धांतों में पारिस्थितिक दृष्टिकोण से धीरे धीरे बुद्धिजीवियों का अध्ययन इस ओर दिलाया, और जैसे जैसे वो लिखने के बाद उन्होंने धीरे धीरे जो ना इसके बारे में दुनिया को बताया, भारत को बताया, है ना। इसके बाद इसका दिलचस्प जो अपनी ओर केंद्रित किया। और राधा कमल मुखर्जी भी विदेशी सामाजिक परिस्थितियों विज्ञानों से बहुत प्रभावित हुए। जैसे होता है ना, आप मान के चलो नासा कुछ किया, तो हम लोग इसरो भी क्या करता है, कुछ ना कुछ सीखता उससे भी। उसी प्रकार इसमें राधा भाई जो भी वो विदेश के जो भी समाजशास्त्री थे, उससे भी बहुत कुछ सीखा उन्होंने, है ना। और उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं पैट्रिक गेट्रिस और फ्रांसीसी इतिहासकार ल्यूसियस फेरोरे के विचार ने उन्होंने समझ को अलग ही स्तर पहुंचा दिया। अब जैसे होता है ना, जैसे आप मान के चलो ही अब एक सब्जेक्ट के दो टीचर से पढ़ रहे हो, कोई एक टीचर है जो इतू सा बताता है, ठीक है, और कोई टीचर इतना अच्छा से सरल से बताता है, ठीक है। तो आपको क्या होता है, हाँ यार ये हो सकता है, तो आप मतलब प्रभावित होते हो। उसी प्रकार ये विद्वानों के माध्यम से प्रभावित हो, इसके बारे में जानकारियाँ अलग लेवल की मिली इसको, ठीक है। उसी प्रकार का था क्षेत्रीय स्तर पर सामाजिक जीवन की अवधारणा एवं विचार इन्हीं बातों पर प्रभावित किया, और वो जो है सामाजिक जीवन के बारे में और विचार के बारे में उन्होंने इसी के माध्यम से सहायता मिली उनको, ठीक है। और क्षेत्रीय समाजशास्त्र पर लिखी अपनी पुस्तक में मुखर्जी ने व्यक्ति और प्रकृति के बीच परस्पर निर्भरता को समझाया। और मुखर्जी ने क्या किया, व्यक्ति और प्रकृति के बीच की जो परस्पर निर्भरता होती है उसके बारे में उन्होंने लिख के इस दुनिया को समझाया।
और कहा जाता है जो वैसे तो स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं लेकिन परस्पर सहयोग से समाधान, प्रवाह और विकास को बनाए रखते हैं। और जीवन जाल जिसमें मनुष्य, पशु पक्षी, वनस्पति शामिल होते हैं और प्राकृतिक परिवेश एक दूसरे से गहनता से जुड़ा होता है और सामंजस्य पूर्ण रूप से कार्य कर संतुलन बनाए रखते हैं। मतलब इसमें जो मुखर्जी जो थे वो एक जीवन जाल के बारे में चर्चा किया है, अपने लिखा है उन्होंने। जो जीवन जाल मतलब होता है उसमें पशु पक्षी, जीव जंतु, वनस्पति, ये तमाम चीज़ें आते हैं। और इसमें जो प्राकृतिक परिवेश होते हैं वो एक दूसरे से गहनता से जुड़ा होता है। ये जो प्राकृतिक परिवेश होते हैं एक दूसरे से जुड़ा रहता है, पार्टनरशिप रहता है, ठीक है। उसी प्रकार का मुखर्जी के अनुसार प्रकृति पर मानवीय वर्चस्व मात्र मानवीय इच्छाओं और आवश्यकताओं के कारण ही अस्थायित्व नहीं होता है, बल्कि प्रकृति और मानव के बीच परस्पर लेन देन के कारण होता है। यानी कि मुखर्जी के अनुसार ये कहा है कि जो प्रकृति का मानवीय वर्चस्व होता है वो क्या होता है, सिर्फ अपनी इच्छा और आवश्यकता के कारण ही नहीं होता है। जो आपकी इच्छा है, जो आवश्यकता है, वो ही आपके लिए सही जीवन नहीं है। इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी होता है कि अपना प्रकृति से या मानव के बीच जो है ना परस्पर लेन देन होता है। जैसे कि आप मान के चलो आपके 8 सब्जेक्ट हैं, है ना, आपके पास 4 सब्जेक्ट के बुक हैं, 4 सब्जेक्ट के नहीं है। अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट के हैं और आपके दोस्त के पास भी है तो आप आपस में लेन देन करके पढ़ सकते हो। उसी प्रकार इसमें भी आप समझ सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार आगे देखते हैं। और तरफा शोषण नहीं है, इसलिए दो तरफा शोषण नहीं है। और आगे वह क्षेत्र जब शब्दों को व्याख्यायित करते हुए कहते हैं कि एक जीवित प्राणी या मनुष्य विभिन्न जीवित प्राणियों के साथ सौहार्दपूर्ण अस्तित्व स्थापित करता है। यानी कि एक जीवित प्राणी जो होती है वो विभिन्न प्रकार के मनुष्यों से जीवित प्रणालियों के साथ सौहार्द, मतलब यही है कि आपस में जो है ना एक दूसरे की सहायतापूर्ण हम लोग अस्तित्व में रहते हैं, स्थायित्व रहते हैं। और जैसे शाक, वनस्पति, पशु पक्षी आदि एक विशेष पारिस्थितिक क्षेत्र से निर्मित होता है। ये सभी किसी न किसी रूप में परस्पर अंतर क्रियाओं के एक दूसरे से को प्रभावित करते हैं। इस तरह से संतुलित प्राकृतिक परिवेशों को भारत और चीन जैसे प्राकृतिक सांस्कृतिक देशों में देखा जा सकता है। यहाँ किसी भी घनी जीवन आबादी वाले मैदानी इलाकों में इस प्रक्रिया को हर चरण को समझा जा सकता है, जिसके द्वारा क्षेत्र संतुलन बनाए रखा जाता है। और इसके अलावा शेरों की जनसंख्या में पैटर्न में बदलाव भी संतुलन की अवधारणा को समझा जा सकता है। मतलब देखिए सिंपल तरीके से आप समझाए जा सकते हैं। जैसे आप देखो क्या होता है, एक क्या बोला इसमें, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ शाक, वनस्पति और पशु पक्षी। देखिए ये पेड़ पौधे हैं, ठीक है, और ये जो है चिड़िया है, मान के चलो, ओके। चिड़िया जो है ये इसका भोजन, इससे आप जैसे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं आपका कीड़ा मकोड़ा होती है ना, कीड़ा मकोड़ा होती है। तो आके चिड़िया जो है ये कीड़ा मकोड़ा खा लेती है। तो इसका क्या हुआ, इसका जीवन यापन बढ़ा। इसमें जो भी कीटाणु वगैरह था, कीड़ा मकोड़ा था, वो चिड़िया खाया, चिड़िया इसको पचा लेते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का ये होता है ना कि एक दूसरे की सहायता करना, उसी प्रकार इसमें भी एक दूसरे की सहायता होती है। इसका कुछ ये ले लिया, इस तरह से आज जो है ना वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वो अंतर क्रियाओं के माध्यम से प्रभावित करते हैं, ठीक है। वो अंतर क्रियाओं के माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उसका कुछ ये हेल्प कर दिया तो कोई ये, मतलब वो अपने दोनों की इस तरह से प्रकृति से बनाई गई है जो एक दूसरे को सहायता करते हैं, एक दूसरे की प्रभावित करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसमें ये सब चीज़ें जो हम लोग को भारत और चीन में भी ज़्यादातर देखने को मिला है, इसकी प्रकृति है ना, तो इन बातों को कहा जाता है। उसी प्रकार कहा जाता है कि यह संतुलन दोनों ओर से कायम किया जाता है। उदाहरण के तौर पर वर्षा के पैटर्न पर उतार चढ़ाव से भी बड़ी स्तर पर पारिस्थितिकी संतुलन प्रभावित होता है। जैसे नदी जल स्तर में परिवर्तन, कृषि आदि का प्रभाव। यानी जैसे वर्षा का जल आता है, जो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, उसमें क्या होता है, वर्षा का जल क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपका कृषि में भी प्रभाव हो जाता है, या आपके जो ना घर में भी बाढ़ आ जाती है। तो ये प्रकार की क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। जैसे ये आपके ये समतल स्थल है, इसमें पानी की मात्रा भी कम है, और पानी आ जाने से बस इतना जाने के बाद जो भी चीज़ें हैं इसमें सबको नष्ट हो जाते हैं। क्या हुआ, कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ, ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। और यहाँ तक कि लंबे समय से चल रही मानवीय गतिविधियों जैसे जंगलों का विनाश हो गया, और रासायनिक कृषि हो गया, प्राकृतिक जल निकासी के साथ कृत्रिम हस्तक्षेप और पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित किया। इस प्रकार मुखर्जी के अनुसार मानव क्षेत्र एक बहुत ही आधारभूत संरचना है, जिसके अंदर ही मानव समाज, संस्कृति और प्रकृति के बीच समीकरण को समझा जा सकता है। तो इस प्रकार देखिए मुखर्जी के अनुसार ये सब चीज़ें कही गई है, ठीक है। तो बस मुखर्जी के अनुसार यही अवधारणाएं थी, सामाजिक अवधारणाएं क्या क्या कही गई है कि मानव क्षेत्र एक बहुत ही आधारभूत संरचना है, जिसके अंदर मानव समाज, संस्कृति और प्रकृति के बीच समीकरण को समझा जा सकता है। मानव के बीच क्या होता है, उसकी जो सोसाइटी है, उसके जो कल्चर्स हैं, उसके जो नेचर्स हैं, इन तमाम क्षेत्रों के माध्यम से हम लोग एक दूसरे को इसके समीकरण को इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा मुखर्जी के बारे में।
जो कहा गया था सामाजिक अवधारणा के बारे में बताने के लिए, ये रहा आपका मुखर्जी के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी कि क्या बताने की कोशिश कर रहा था मुखर्जी। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।